बिहार में एक जगह है बेगूसराय। बेगूसराय कभी रिफाइनरी टाउनशिप के लिए काफ़ी मशहूर, और इसी बेगूसराय के करीब मोकामा भी है जहाँ से जो डॉन है एक दो बड़े नाम पैदा हुए। तो इसी बेगूसराय में एक परिवार रहता था, गरीब परिवार। बेगूसराय के इलाके में एक आता है मुसहरी गांव। उस गांव में एक फैमिली था। बाप दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उम्र अभी 6 महीने ही थी शायद। बेटा पैदा हुआ था 1998 में। बेटे का नाम रखा था अमरजीत सादा। अमरजीत सादा धीरे धीरे बड़ा होता है। 7.5 से 8 साल की उम्र होगी जब वो इतना बड़ा हो गया। एक दिन अचानक उसकी फैमिली में, घर के पड़ोस में ही उसका कज़न रहता था जिसकी उम्र करीब 8 महीने थी। उस कज़न की लाश मिलती है, सर पे वजनी चीज़ से मारा गया था और उसका कत्ल किया गया था। परिवार के लोग देखते हैं, बच्चा मर चुका था। इसी दौरान में माँ बाप उनको नज़र पड़ती है और उनको कहीं ना कहीं से ये पता चल जाता है कि जो अमरजीत था ये इस बच्चे के साथ था थोड़ी देर पहले, और उसके हाथ में जिस तरीके के कुछ निशान थे उससे लग रहा था कि शायद इसने कुछ किया है। तो शक हो चुका था कि ये जो बच्चे की मौत हुई है ये पिटाई से हुई है, सर पे पत्थर मारा गया है, खपड़ायल मारा गया है। लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं जाती और इस बात को घर वाले खुद ही दबा लेते हैं। बात आई गई हो जाती है। अमरजीत 7.5-8 साल का बच्चा, वो उसी घर में नॉर्मल उसी तरीके से रहता है, जबकि माँ बाप और उस बच्चे जिसकी मौत हुई थी, जो कि उसका कज़न था, चाचा का बेटा था, यानी उसके चाचा, इन सबको पता था कि इस बच्चे की मौत कत्ल की वजह से हुई, इसे मारा गया। लेकिन कोई कानून बीच में नहीं आता, कोई कंप्लेंट नहीं करता। बात आई गई हो जाती है। करीब 6 महीना बीतता है। 6 महीने बाद खुद अमरजीत के घर में अमरजीत की अपनी बहन, जिसकी उम्र करीब 6 महीने थी, उसकी लाश मिलती है। उसके भी सर पे चोट थे, जख्म थे। उसके सर को भी पत्थर से मारा गया था, कुचला गया था। और इस बार भी घर वालों को पता हो जाता है कि यह काम किसने किया। अमरजीत के माँ बाप को मालूम था कि उनकी जो बेटी है, यानी अमरजीत की अपनी सगी बहन, जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल, उसे उसी के भाई ने मारा है, यानी अमरजीत ने। लेकिन इसको भी पारिवारिक मामला मानते हुए, फैमिली मैटर करार देते हुए कोई पुलिस के पास नहीं जाता। उन्हें लगता है कि एक तरफ बेटी मर गई, दूसरी तरफ बेटे के नाम पे कंप्लेन कर दें तो बेटा भी हाथ से निकल गया, और पता नहीं और क्या क्या उस वक्त दिमाग में थी, क्या सोच थी, पता नहीं। लेकिन इस दूसरे कत्ल के राज को भी घर वाले छुपा लेते हैं। 6 महीने में एक 7.5 साल का बच्चा 2 कत्ल कर चुका था, और कानों कान कहीं भी किसी कानून को खबर नहीं लगती, सिवाय माँ बाप और चाचा। दोनों कत्ल घर की बात थी, एक बहन की, एक चाचा की बेटी की, इसलिए घर तक ही रह गई। थोड़ा वक्त और बीतता है। करीब 3 महीने बाद इन्हीं के गांव में थोड़ी दूरी पर एक और बच्ची थी, करीब 1 साल की। उसका नाम खुशबू था। खुशबू अपनी माँ के साथ गांव के एक प्राइमरी स्कूल में खुले में लेटी हुई थी। माँ उसके साथ थी। कुछ देर के बाद माँ किसी घर के ज़रूरी काम से उठती है, बेटी को वहीं अकेली छोड़ती है कि 5-10 मिनट के बाद वो आकर ले जाएगी। वो सो रही थी और वो चली जाती है। उसके जाने के दौरान में वो देखती है कि अमरजीत उस वक्त स्कूल के पास ही है, और वो देख के चली जाती है। चूँकि गांव का बच्चा है, गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो बाकी कोई बात हुई नहीं। थोड़ी देर के बाद वो लौटती है तो घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बच्ची जहाँ पे उसको सुला कर गई थी वो वहाँ पे नहीं थी, गायब थी। स्कूल कैंपस में आसपास में ढूंढती है, कहीं मिलती नहीं। अमरजीत से पूछती है तो वो सिर्फ हंसता है और हंसता ही रहता है, कुछ बताता नहीं। उसके बाद वो चारों तरफ ढूंढती है, फिर घर जाती है, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को बताती है। पूरा रिश्तेदार सब मिल के ढूंढ रहे हैं, पर खुशबू का पता नहीं चलता। अब उस वक्त इस स्कूल के पास खुशबू की माँ ने जिस इकलौते किसी को देखा था, तो वो 8 साल का अमरदीप था, जिसको अमरजीत भी नाम, अमरजीत। तो उसे ये था कि उस वक्त जब वो गई तब खुशबू के पास वो था, और उसके अलावा कोई दूसरा इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। जब चारों तरफ ढूंढ लिया और खुशबू नहीं मिली, तो खुशबू के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद वापस आते हैं। पुलिस को भी ये था कि घर, अभी तक इलाके में इससे पहले 2 बच्चों का और कत्ल हो चुका था, लेकिन घर वालों ने कातिल के बारे में नहीं बताया था। लेकिन उन दोनों की जिस तरीके से मौत हुई, मोहल्ले में सबको पता था कि उनके सर पे जख्म थे, चोट के निशान थे, पत्थर से मारा गया। लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी।
पर ये पहली बार था जब एक तीसरी बच्ची गायब हो गई। तो पुलिस को भी ये कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते कानों तक तो खबर थी कि 2 बच्चों का यहाँ कत्ल हो चुका है और लोग दहशत में है। अब ये तीसरी बच्ची गायब है, कहीं इसके साथ भी कुछ अनहोनी ना हो जाए तो उससे और मामला बिगड़ जाएगा। पुलिस ने भी थोड़ी तत्परता दिखाई, एक्टिव हुई और खुशबू को ढूंढने में लग गई। खुशबू की माँ ने बार बार पुलिस से कहा कि वहाँ पे और कोई नहीं था और मुझे शक है ये जो अमरजीत था ये वहीं पे मौजूद था, इसे कुछ पता है कि खुशबू कहाँ गई है। पुलिस वालों ने पहले हल्के में लिया, उन्होंने कहा कि एक 8 साल का बच्चा वो क्या बताएगा और क्या करेगा। लेकिन जब बार बार वो प्रेशर डालने लगी और कहीं से खुशबू मिल नहीं रही थी, तब पुलिस ने तय किया चलो इनके दिलासा देने के लिए अमरजीत से भी बुला के पूछताछ करते हैं। इसके बाद पहली बार अमरजीत के पास पुलिस जाती है, जाकर बैठ के उससे बात करना शुरू करती है। अमरजीत लगातार पुलिस वालों के साथ हंस रहा है और सिर्फ हंसता ही जा रहा है। शायद उसे मालूम नहीं था कि यह पुलिस क्या है, वर्दी क्या है, खाकी क्या है, कानून क्या है। पुलिस वालों को भी बड़ा अजीब लगा। वो उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने देखा वो खुशबू को कहाँ गई है, और वो सिर्फ हंस रहा और कुछ बता नहीं रहा है। फिर अचानक उसने पुलिस वाले से कहा मुझे बिस्किट दो तो मैं कुछ बताऊंगा, मैं बोलूँगा तब। अब ये पहली बार, मतलब इसको क्या कहेंगे, क्या पुलिस के लिए भी एक अजीब इंट्रोगेशन कि जिससे वो पूछताछ कर रही है। एक तो वो बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है और उसे ये भी पता नहीं कि किस गंभीर विषय पे वो उससे पूछताछ कर रही है, और वो बच्चा है कि सिर्फ मुस्कुरा रहा है और साथ साथ में मुस्कुराने के बाद अचानक बोलता है कि मुझे बिस्किट खिलाओगे तो मैं बताऊंगा। पुलिस को लगा कि ये ऐसे ही बस, पुलिस को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कुछ, फिर भी अब बच्चा जिद कर रहा है तो पुलिस ने कहा चलो इसकी जिद पूरी कर देते हैं, शायद कुछ क्लू दे दे, कुछ बता दे। पुलिस वाले ने किसी गाँव के शख्स को ही भेजा, बोला कि एक पैकेट बिस्किट ले आओ। बिस्किट आया, पुलिस वाले ने उस बच्चे को बिस्किट दिया, उसने बाकायदा बिस्किट का वो पैकेट खोला, बिस्किट खाई। फिर पुलिस वाले ने पूछा बताओ, फिर वो हंसा, फिर बोला कि अचानक बिस्किट खाने के बाद मैंने खपड़ैल से उसको मार के सुला दिया। ये उसके लाइन थे। अब पुलिस वाले को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कहाँ सुलाया? बोला बस मैंने सुला दिया। तो अच्छा दिखाओगे नहीं? तो उसने फिर कहा कि तब तक वो बात कर रहा और बिस्किट खा गया। अब पुलिस वाले को बड़ी, मतलब खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बात कर रहा है और वो क्या सुन रहे हैं। फिर बोला कि तुमने सच बताओ क्या किया? तो उसने बोला मैंने खपड़ैल से मारा और उसको सुला दिया। फिर बोला अच्छा कहाँ सुलाया? तो उसने कहा मुझे बिस्किट खिलाओ। फिर उसने कहा मुझे और बिस्किट चाहिए। फिर पुलिस वाले ने बिस्किट मंगाई, उसको बिस्किट दिया। बिस्किट खाने के बाद बोला चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ सुलाया। अब पुलिस पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, उसी स्कूल के पास जहाँ पे आखिरी बार खुशबू को उसकी माँ छोड़कर आई थी, थोड़ी दूर पे एक खेत है। उस खेत के पास कुछ झाड़ियाँ भी हैं साइड में। वो वहाँ तक गया और झाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने कहा यहाँ सुलाया। पुलिस वाले आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक छोटा सा गड्ढा है, उस गड्ढे के ऊपर कुछ घास और पेड़ वेड़ टाइप के पत्ते वत्ते रख दिए गए। पुलिस ने उस गड्ढे से जैसे ही वो झाड़ हटाई, अंदर खुशबू की लाश थी। अब एक बच्चा 8 साल का, इतनी तो उसको तमीज़ नहीं कि कैसे दफनाना है क्या, बट उसे इतना पता था कि इस गड्ढे में डाल के अगर इसको इस पर झाड़ वाड़ लगा देंगे तो ये छुप जाएगी, तो किसी को पता नहीं चलेगा, जैसे छुपम छुपाई खेलते हैं बच्चे। अब जैसे ही उसने बताया कि यहाँ सुलाया और पुलिस उसकी निशानदेही पर खुशबू को बरामद करती है, पुलिस के भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि एक बच्चा जो बोलता कम है, सिर्फ हंस रहा है, बिस्किट मांग रहा है, कहता खपड़ैल से मार मार के सुला दिया, फिर कहता मैंने यहाँ सुलाया, मौका वारदात में खुद ले जाता है, लाश की बरामदगी कराता है। अब पुलिस वाले उस बच्चे का सिर्फ चेहरा देख रहे हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कैसे रिएक्ट करे। अब ये क्लियर हो गया था कि खुशबू गायब थी और खुशबू की लाश इस बच्चे की निशानदेही पे मिली है, मतलब इस लाश खुशबू की मौत से इस बच्चे का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। इसके बाद अब पुलिस उससे फिर अब एक उसकी तरह बात करती है, लेकिन 8 साल का बच्चा पेशेवर अपराधी की तरह भी ट्रीट नहीं कर सकते। पुलिस कितना भी उसको गुस्सा करे या डांटे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था पूरे इंट्रोगेशन के दौरान। और बीच बीच में जब भी फिर कुछ और पुलिस पूछती तो कहते मैं बताऊँगा, लेकिन मेरे को बिस्किट खिलाओगे तब। पुलिस उसके लिए फिर बिस्किट मंगाती और वो फिर उसको बताना शुरू करता। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि अच्छा चलो तुमको बिस्किट खिलाया, तुमने इसको तो सुला दिया। अब उसी के लैंग्वेज में बात करके पूछताछ हो रही है, और ऐसे किस किस को तुमने खपड़ैल मार के सुलाया? तब उसने 2 नाम लिए, एक अपनी बहन का और एक अपने कज़न का। उसने कहा कि हम उन दोनों को भी ऐसे ही मार के सुलाए थे। अब उस 2 कत्ल के बारे में जो गांव में बात हो रही थी कि हाँ वो मौत नेचुरल नहीं थी, पुलिस अब उन दोनों फैमिली को बुलाती है। अमरजीत के माँ बाप ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में थे क्योंकि उनका बेटा पुलिस की इसमें पूछताछ हो रही है, और उसके चाचा को बुलाया जाता है। तब वो दोनों कहानी बताते हैं कि हाँ करीब 6 और 9 महीने पहले इसने पहला कत्ल अपने कज़न का किया था, चाचा के बेटे का, और इसी तरह पत्थर मारा था और इन्हें पता चल गया था, लेकिन घर का मामला और बाकी चीज़ें इसलिए किसी को बताया नहीं। दूसरा कत्ल अपनी सगी बहन का किया 6 महीने की, उन्हें वो भी पता था पर घर के मामले को देखते हुए नहीं बताया।
अब इसकी कोई रिपोर्ट भी नहीं थी और बाकी चीज़ भी नहीं थी, लेकिन एक जुर्म को एक तरह से छुपाया भी गया था, तो वो भी कानूनन जुर्म था। लेकिन ये था कि कत्ल होते हुए इन दोनों ने देखा नहीं था, दोनों कत्लों को, इससे पहले माँ बाप ने भी, वरना वो बचा ही लेते। बट उन्हें लगा था कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन कैसे हुआ ये भी आइडिया नहीं था। तो माँ बाप और उसको भी लेकर पुलिस को लगा कि इनको आधी जानकारी है, आधी नहीं है, हालांकि आधी जानकारी भी देनी चाहिए। तो हो सकता था खुशबू की जान बच जाती, और ये भी मुमकिन था कि अगर खुशबू अब इसी परिवार की ना होती और तीसरा कत्ल इसी परिवार का होता तो वो तीसरा कत्ल भी छुपा लिया जाता, वो भी जुर्म था। तो फिर पुलिस ने पूरी पूछताछ की, उसके बाद अब उससे बातचीत करने लगे कि अच्छा ही बताओ, तुमको सुलाया तुमने तो क्यों? अब यहाँ पे कत्ल करना या मर्डर करना उसको पता ही नहीं है, तो पुलिस उसी के बच्चे के हिसाब से ही पूछताछ कर रही थी कि तुमने जैसे इसको सुला दिया खपड़ैल मार के, तो तुमको ऐसे सुलाने में क्या होता है? तो उसने कहा मुझे मज़ा आता है। बोला ये ना जब डरते हैं या इनको ज़ख्म दिखता है, घाव दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये उस बच्चे की लाइन थी। अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पुलिस को भी लगा कि ये बच्चा शायद नॉर्मल नहीं है। इसके बाद अलग अलग साइकेट्रिस्ट, इसकी बाकी सारी जांच हुई, उसमें पता चला कि ये थोड़ा सा इसकी कुछ दिमागी एक प्रॉब्लम है। और उसमें जो मेडिकल टर्म में आया वो ये था कि इस बच्चे के अंदर किसी को तकलीफ़ में देखना, किसी को मुसीबत में देखना, किसी को दर्द में कराहना, ये उसको मज़ा देता था। और ये मज़ा इसलिए देता था तो वो उनको तकलीफ़ देता था। तो इसको लेके कई सारी इसकी अलग अलग, दिल्ली के एम्स तक के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी जांच की। इसके अलावा पटना के तमाम एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी जांच की। और फिर पता चला कि इस बच्चे के अंदर थोड़ा सा दिमागी रूप से एक बीमारी कह लीजिए, वो बीमारी थी कि जिसमें अपने सामने अपने हम उम्र या उससे कम छोटे उम्र के बच्चों को ये जब देखता कि वो रो रहे हैं या उनके जिसमें से खून निकल रहा है, तो उसको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता था और बड़ा अच्छा लगता था, और इसी अच्छे लगने और खुश होता था। एक चीज़ फिर पता चला कि ये बच्चा जब वैसे अकेला होता था तो हमेशा गुमसुम और खामोश रहता था, किसी से बात भी कम करता था, नहीं करता था, और उदास रहता था। लेकिन जब इसने 3 कत्ल किए तो इसने बताया कि मुझे सबसे मुझे अच्छा लगता था उनको देख के, मैं हंसता था, मुझे खुशी होती थी। तो शायद उसी लिए ये सारी चीज़ें करता था। और यही वजह कि पूरे इंट्रोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान पुलिस वालों ने कहा कि वो बोलता कम था और हंसता ज़्यादा था। शायद उसे ये चीज़ भी अच्छी लग रही थी कि उसको लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं जिन चीज़ों को करके उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। तो उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। फिर मेडिकल टीम की रिपोर्ट आई और कहा गया कि ये इसका थोड़ा सा दिमागी रूप से ये डिसबैलेंस है, और यही वजह है कि इसने एक साथ 3 कत्ल किए। अब कानून ये कहता है कि चूंकि इस बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल, बालिग है नहीं, अपने 18 साल से कम में वैसे ही आपको एक जुवेनाइल की तरह रखा जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जाता। और यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ तो आप चलिए 12, 14, 15 साल का भी नहीं है, ये तो 8 साल का मुश्किल से भी हुआ है। तब 8 साल के बच्चे को कैसे रखा जाए, क्या किया जाए, पुलिस के लिए भी अलग परेशानी थी। फिर पुलिस ने कोर्ट से स्पेशली फरियाद की कि इस बच्चे को किसी सुधार गृह में रखने के लिए भी एक अलग कमरा दिया जाए, क्योंकि इसको बाकी बच्चों के साथ सुधार गृह में रखेंगे तो उन बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोर्ट के कहने पे फिर इस बच्चे के लिए अलग से कमरा का इंतज़ाम किया गया और उसको वहाँ निगरानी में रखा गया कि कहीं ये फिर सारी चीज़ें ऐसी ना कर दे। दूसरा, उसी वक्त मेडिकल में एक और इसकी रिपोर्ट आई कि इस बच्चे को यही पता नहीं था कि गलत क्या है और सही क्या है। तो इसके लिए खून करना, कत्ल करना, उसमें वो फ़र्क ही नहीं करता था कि ये कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता था जैसे नॉर्मल लाइफ है वो जीता है, सभी यही करते हैं शायद। तो कत्ल करने को उसने कभी अच्छा और बुरा के उसमें तराजू में तोला ही नहीं। तो कोर्ट के इसके ऊपर इसको रखा गया। 3 साल से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते थे क्योंकि बच्चा है, जुवेनाइल है। 3 साल के बाद आपको छोड़ना ही था। लेकिन इस बच्चे की इस मानसिक बीमारी को देखते हुए एक बहस हुई कि अगर 3 साल बाद इसको छोड़ दिया गया और यही चलन उसके अंदर रहा तो इसे यह एहसास ही नहीं कि अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। और दूसरा, वो अपनी खुशी के लिए, मेंटल खुशी के लिए हो सकता है और भी कत्ल करता रहे। तीसरा, वो बाहर आएगा और उसे लोग, अगर उसके ज़रिए पता चलेगा कि ये सीरियल किलर है, 3 किलर है, 3 कत्ल किया है, तो उसकी वजह से उसके ऊपर और असर पड़े, वो और ज़्यादा खूंखार हो जाए। और उस वक्त तक उसका नाम मिनी किलर तो रख ही दिया गया था, मिनी किलर। तो लास्ट में फिर ये हुआ कि 3 साल की जगह पे, हालांकि इसके बारे में सारी चीज़ें फिर गोपनीय रखी गई, वो इसलिए कि जब बाहर आएगा तो फिर एक तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा ये जहाँ पे जिस इलाके में रहेगा वहाँ आसपास में लोग डरेंगे, दहशत में रहेंगे। तो ऐसे चीज़ों में क्या किया जाए। तो एक अनकन्फर्म रिपोर्ट ये आई थी कि 2015 तक इसको एक सुधार गृह में रखा गया, बाकायदा डॉक्टरों की और उन तमाम लोगों की निगरानी में। यानी जब तक कि ये 18 साल का नहीं हो गया, रहना तो इसको 3 ही साल था,
लेकिन इसकी इस दिमागी हालत और बीमारी को देखते हुए और उस बीमारी का असर बाहर निकलने पे लोगों पे क्या होगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एक खुफिया गोपनीय जगह पे बिना डिस्क्लोज़ किए हुए इसको 18 साल की उम्र तक डॉक्टरों की निगरानी में इसकी पूरी इलाज के साथ रखा गया। और 18 साल होने के बाद कहते हैं कि 2015 में इसको वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया। उसके बाद अब ये कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम। आते हैं अपनी खबर की तरफ। आज की खबर, बहुत सारी आप लोगों ने फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जुड़वा भाइयों की, हम शक्ल, एक सलमान खान की फिल्म भी जुड़वा आई थी, उसमें कई बार दिखाया भी था। कई ऐसी रियल कहानी है, मैं ऐसे कई जुड़वा लोगों को जानता हूँ। एक तो मेरी फैमिली में है एक मोंटी बंटी, जो दोनों जुड़वा हैं, हालांकि थोड़ी सी आइडेंटिकल उनकी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो दिखते एक जैसे हैं। तो कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और फिर जुड़वा में कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह के बाल रखते हैं, सब कुछ एक जैसा होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार ये होता है कि बदमाशी एक ने की, पकड़ा दूसरा गया। कई बार ऐसा होता है कि शरारत किसी और ने की, पिटा कोई और। तो ये खेल चलता रहता है जुड़वा भाइयों में। लेकिन जुड़वा कभी पुलिस, कानून, अदालत के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसा बड़ा कम होता है दुनिया में। ये आज का केस वैसे ही है। ये ऐसे दो भाइयों का केस है जो आइडेंटिकल, एकदम हूबहू एक दूसरे जैसे लगते थे, मतलब उनको पहचानना मुश्किल है। ये दोनों इंडियन मलेशियन ओरिजिन के थे, मतलब इनमें इनके माँ बाप में से एक हिंदुस्तानी थे और मलेशिया में ही ये पैदा हुए, पले बढ़े, वहीं रहे। एक का नाम था सतीश राज, एक का नाम था सबरीश राज। तो सतीश और सबरीश ये दोनों जुड़वा भाई, इनकी उम्र करीब 27 साल। बात 2003 की है, 5 अगस्त तारीख थी। 5 अगस्त 2003 को अचानक पुलिस को, मलेशियन पुलिस को कहीं से, कुआलालंपुर की जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक एड्रेस है, वहाँ पे एक कार से ड्रग्स सप्लाई किया जाने वाला है। कुआलालंपुर की पुलिस उस एड्रेस पे पहुँचती है। जो पता था वो कुआलालंपुर के एक जालान इलाका है, उस जालान इलाके के SS2/19 पेटालिंग जाया, ये उस घर का एड्रेस था। SS2/19 पेटालिंग जाया उस लोकल इलाके का था और जालान ये पूरा इलाका था। तो पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, पुलिस इस घर के पास पहुंचती है। जब वो वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि घर के नीचे एक कार खड़ी है। उस कार से एक लड़का बाहर निकल रहा है। पुलिस उसे फ़ौरन पकड़ती है, कार की तलाशी लेती है। तो कार के अंदर छुपाकर 2 अलग अलग बैग में ड्रग्स रखे हुए थे, जिनमें करीब 166.33 ग्राम मैरिजुआना था और 1762 ग्राम अफीम। तो ये बड़ी तादाद थी ड्रग्स की, मतलब पॉइंट कुछ ग्राम में ही के बाद आप पकड़े जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 166.33 ग्राम मैरिजुआना और प्लस 1762 ग्राम अफीम उनके कार से बरामदगी। पुलिस उस लड़के को पकड़ती है, पूछताछ करती है। उसके हाथ में एक चाबी थी, वो चाबी उस घर की थी जिस घर में वो रहता था। इसी दौरान पुलिस उससे भी बातचीत और पूछताछ कर रही होती है और उसको लेकर घर की तरफ जाती है। तो ठीक उसी घर से एक दूसरा लड़का निकलता है। तो पुलिस पता करती है, पहले तो पुलिस चौंकती है क्योंकि उसकी भी शक्ल हूबहू इससे मिलती है। तो पता चलता है ये उसका भाई है। चूँकि इनपुट और टिप ऑफ पूरा मिला हुआ था पुलिस को, यहाँ पर ड्रग्स का धंधा होता है और उसी घर से ये निकल रहा था जिस घर के बारे में जो पता मिला था। तो पुलिस उसके भाई को भी अरेस्ट कर लेती है। अब सतीश और सबरीश ये दोनों कुआलालंपुर पुलिस की कस्टडी में थे। इन दोनों को पुलिस ले जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद जब तक कि पुलिस हिरासत में रहते हैं सब कुछ ठीक था। पुलिस को और ज़्यादा इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मौका वारदात से रंगे हाथ ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी हुई थी। उसका दूसरा भाई मिला था और ये मानना, मतलब उनका मानना था कि एक भाई ड्रग्स निकाल रहा, दूसरा भाई घर में से निकल रहा है और उसी घर में इस ड्रग्स को रखना था, फिर वहाँ से आगे डिलीवरी होनी थी। तो ये दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पुलिस ने उस हिसाब से अपना केस तैयार किया। केस तैयार करने के बाद फिर ये मामला कोर्ट में पहुंचा। लेकिन जैसे ही कोर्ट में यह मामला पहुंचता है वहाँ से एक नया खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में दलील, वकील, सबूत, गवाह, ये सारी चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। और ये केस एक नज़ीर था। जैसे जैसे केस की हियरिंग आगे बढ़ रही थी ये केस उलझता जा रहा था और उसकी बहुत सारी वजह थी। जब शुरुआत हुई तो पहले पुलिस ने, जो मेन कुआलालंपुर पुलिस ने भी अपनी कुछ गलती की, उसको ईमानदारी भी कहेंगे, उसने बड़ी ईमानदारी से लिखा कि उसने
ड्रग्स बरामद किया इस कार से और यहाँ ये नाम था। उसने नाम भी लिखा एक, सतीश। उसके बाद उसने कहा कि फिर उसका भाई मिला, उसके भाई को पकड़ा, उसका नाम सबरीश। अब इनके वकीलों ने जिरह शुरू की। उन्होंने कहा अच्छा आप ये बताएं, अच्छा इस दौरान जब पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस हिरासत में थे, पुलिस इनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, तो इन्होंने ये ड्रग्स चूँकि बरामद हुआ तो मुकर नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पुलिस पूछताछ में ये नहीं कहा कि इस ड्रग्स का धंधा मैं करता हूँ या मेरा भाई करता है या मेरा भाई इसमें गुनहगार है, मैं बेकसूर हूँ। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया ही नहीं। इस दौरान में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे ये पता चल सके कि इन दोनों भाइयों में कोई फूट है। उसका फ़ायदा अब कोर्ट में कैसे होता है? अब कोर्ट में जिरह शुरू कि हाँ भाई आपने कहाँ से बरामद किया। उन्होंने इलाका बताया, टाइम बताई, शाम के 4:05 5 अगस्त 2003 को ये ड्रग्स उन्होंने पकड़ा था और जालान इलाके के मकान नंबर 219 के बाहर से। इसके बाद हुआ कि अच्छा आपने ड्रग्स पकड़ा, तो ये बताइए कि ड्रग्स, अब दोनों भाई कोर्ट में मुलजिम के कटघरे में खड़े हुए हैं, जिरह शुरू होती है, तो तमाम अपनी जो सरकारी वकील थे जो कुआलालंपुर पुलिस के, वो अपनी दलील देते हैं। उसके बाद इन दोनों भाइयों का वकील खड़ा होता है और वो पूछता है कि ठीक है आपने इतने तारीख को ये ड्रग्स पकड़ी, ये दोनों खड़े हुए हैं, ये बताइए इनमें से ड्रग्स आपने किसके पास से पकड़ा। अब पहली बार जो जिन पुलिस वालों ने पकड़ा था उनको कटघरे में बुलाया गया, कहा कि आप थे उस ऑपरेशन की टीम में शामिल जिन्होंने पकड़ा। उसने कहा हाँ। उसने कहा ये बताइए कि इनमें से ड्रग्स किसके पास था। अब वो पहली बार कोर्ट में चकरा जाता है, उसे पहली बार अब समझ में आता है कि मैं क्या करूं, इसलिए कि वो उन दोनों में से पहचान ही नहीं पा रहा था कि नीचे कौन था और कमरे में कौन था। जो कार के पास खड़ा हुआ था वो शख्स कौन था और जो घर के पास से मिला वो कौन था। जिसके हाथ में कार की चाबी थी वो कौन था और जो दूसरा शख्स बाद में पकड़ा वो कौन था। उन दोनों में से पहले किसको पकड़ा ये भी उसको कंफर्म नहीं था, क्योंकि दोनों की शक्ल इतनी ज़्यादा मिलती थी। तो पहले तो वो घबराया, उसने कहा कि नहीं ये नहीं। फिर उसने कहा कि अच्छा दोनों को एक साथ और नज़दीक खड़ा कीजिए। तो दोनों को एक साथ कटघरे में नज़दीक खड़ा किया गया। तो एक की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी एक भाई के मुकाबले, तो उसने कहा जिसकी हाइट ज़्यादा थी वही है। तो उसने कहा कि वो कैसे। उस कोर्ट में उस दिन उसने चश्मा पहना हुआ था, तो उसने कहा ये कैसे, आपने दोनों का हाइट नापा था। तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर आप कैसे कह सकते हैं कि थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है तो ये हो सकता है। फिर उसने चश्मा पहना, तो उसने कहा नहीं ये इसने चश्मा पहना हुआ है। तो फिर उसका रिकॉर्ड निकाला गया, तो हाँ एक भाई चश्मा पहनता था, उसका पावर थोड़ा कमज़ोर था आँखों का। तो उसने कहा कि अच्छा तो चश्मा पहने हुआ था, इसका मतलब है जिस दिन ये 5 अगस्त 2003 को शाम 4:05 पे आपने इसको अरेस्ट किया ड्रग्स के साथ, तो इनमें से किसने चश्मा पहना हुआ था। तो पता चला कि उस दिन दोनों में से किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था। अब यहाँ पे आ गया कि जब चश्मा नहीं पहना था तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो चश्मा पहन के कटघरे में खड़ा हुआ शख्स है यही उस दिन भी था, क्योंकि उस दिन इसने चश्मा तो पहना नहीं था। और तस्वीरें थी अरेस्ट करने की ड्रग्स के साथ, वहाँ के वो सारे कोर्ट के कागजात में लगे हुए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये भी चीज़ें आएंगी कोर्ट में। तो अरेस्टिंग के वक्त दोनों में से किसी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था, ये प्रूफ था। तो अब सवाल ये कि जब चश्मा पहना हुआ नहीं था तो आपने कैसे पकड़ा और कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो बेचारा फिर लास्ट में कंफ्यूज हो गया पुलिस अफसर। उसने कहा कि मैं दावे से नहीं कह सकता कि इन दोनों में से मैंने किसको पहले पकड़ा था। अब ये केस उलझ गया। इसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आई। अब ये हुआ कि अच्छा डीएनए से पता करते हैं। तो अब चूँकि दोनों आइडेंटिकल ब्रदर्स थे, जुड़वा थे, तो डीएनए दोनों का सेम। तो इसके बाद ये चीज़ें हुई कि डीएनए आप कराएंगे तो कोई फ़ायदा है नहीं, कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डीएनए तो दोनों का एक ही निकलेगा। तो उस डीएनए से कैसे पता चलेगा कि जो शख्स, जो बंदा ड्रग्स लेकर जिसको आपने पकड़ा है वही गुनहगार है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी आई कि आप एक भाई ने अगर ड्रग्स का धंधा वाकई कर रहा है तो उसके लिए आप दूसरे भाई भी उस ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व है, आप दावे से नहीं कह सकते जब तक कि प्रूफ ना हो। दूसरा भाई चूँकि सिर्फ उस घर में रहता था और इसके साथ रहता था, तो आप इसलिए उसको बराबर का गुनहगार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इस धंधे में अपने भाई के साथ शामिल ना हो। ये दलील दी गई कोर्ट में और पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इनका। तो बात आई हाँ, अब बात यहाँ पर आकर फंसी कि ठीक है एक इसमें से भाई बेकसूर हो सकता है, लेकिन चूँकि ड्रग्स पुलिस ने रेड हैंड पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, ड्रग्स के साथ पकड़ा, तो ये भी तय है कि इनमें से जो भी है एक तो गुनहगार है, एक ड्रग्स पैडलर है। अदालत ने इस बात को माना कि हाँ इनमें से एक गुनहगार है, लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से वो कौन है। आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप इस बारे में सबूत दीजिए। पुलिस ने सारी कोशिश कर ली, डीएनए से कुछ काम हो नहीं सकता था। दूसरी बात फिंगरप्रिंट्स की जो बात आती थी, जब ये इन्होंने ड्रग्स के साथ पकड़ा तो
आमतौर पे पुलिस और बहुत सारी चीज़ें उस वक्त मौके पे फिंगरप्रिंट्स सब करते हैं यूज़, कि जब उन्हें कोई डाउट हो या कुछ चीज़ें हो, पकड़ना हो, यहाँ तो पकड़ा पकड़ाया सब कुछ हाथ में था, तो वो सारी चीज़ें थी नहीं कुछ। उस वक्त ख्याल भी नहीं आया कि ऐसा केस टर्न लेगा अदालत में, ऐसा मोड़ आएगा। तो दलीलें चलती रही। कोर्ट के सामने ये तय था कि इसमें से एक गुनहगार है लेकिन एक बेकसूर है। तो बेकसूर कौन है और गुनहगार कौन है, इसका फैसला कैसे हो, इसके लिए पुलिस को बहुत सारी मोहलत दी गई। पुलिस से कहा गया कि आप इसके बारे में जांच कीजिए, असली कल्प्रिट को सामने लाइए। पुलिस ने पूरी कोशिश कर ली। उसके बाद कहते हैं कि ये भी हुआ कि इन दोनों को अलग अलग कई बार पुलिस ने एक ही रूम में बैठा दिया घंटों और छोड़ दिया, और सारे कैमरा और ये सब कुछ लगा दिया कि शायद ये आपस में कुछ बात करें, कुछ ऐसा सुराग छोड़ जाएं जिससे हम पता कर सकें कि इनमें से कौन गुनहगार है। लेकिन शायद इन दोनों भाइयों ने भी कच्ची गोली नहीं खेली थी, उन्हें शायद अंदाज़ा था। तो कई कई दिन तक ये पुलिस लॉकअप में रहे, पुलिस हिरासत में रहे, पुलिस इंतज़ार करती रही इनकी गलती करने का। लेकिन दोनों भाइयों ने एक भी ऐसी बात नहीं की, एक भी ऐसा क्लू सुराग नहीं छोड़ा जिससे ये पता चल सके कि सतीश और सर्वीश में से कौन गुनहगार था जो उस दिन जिसके पास से ड्रग्स मिला था। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि ड्रग्स उन्होंने पकड़ा उन्हीं में से, लेकिन उन दोनों में से फ़र्क नहीं कर पा रहा है कि इनमें से किसके हाथ से बैग उस दिन लिया था। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये वाली भी पॉलिसी और ये पुलिस की जो अपनी पूरी स्कीम थी वो भी फेल हो गई कि दोनों को कमरे में रखकर, और दोनों भाई में से कभी भी कोई टूटा नहीं। किसी ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये असल में ड्रग पैडलर है, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेदाग हूँ। उन्होंने कभी एक दूसरे, बस जब भी बात होती ये कहते कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं, ये मैंने नहीं किया, दूसरा भी कहता ये मैंने नहीं किया। जब बात आती कि तुम्हारे भाई ने किया तो वो कहता मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से कह कह के ये चीज़ें टलती रहीं। आखिरकार 5 साल बीत गए, 2003 से 2008 आ गया। इसके बाद ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उस दिन बैग किसके पास से मिला था। लास्ट में ये जो मलेशिया के हाई कोर्ट, सबसे ऊपरी अदालत जो थी, जस्टिस ज़ारा इब्राहिम, इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया। और इन्होंने फ़ैसला जो सुनाया, इससे पहले ये चीज़ है कि जो मलेशिया में ड्रग्स को लेकर बहुत सख्त कानून है। अगर ड्रग्स के साथ आप पकड़े गए तय मात्रा से ज़्यादा, जो पॉइंट कुछ ग्राम की बात होती है, तो वहाँ सीधे इसके लिए सजाए मौत है, डेथ पेनल्टी। 1975 से ये कानून है और 1975 से अब तक खाली ड्रग्स के लिए लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ फांसी दी जा चुकी है। और वहाँ फांसी जैसे हमारे यहाँ दी जाती है, गले में फंदा कस के, वैसी दी जाती है। कई बार ये विरोध भी हुआ था कि फांसी का वो डेथ पेनल्टी ख़त्म की जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी लास्ट 2014-15 में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन वो अपने इस कानून को लेकर सख्त हैं और ड्रग्स को लेकर ख़ास तौर पर। तो ड्रग्स में सीधे सीधे सजाए मौत है। तो इन दोनों के पास से जितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुए थे उसमें ये तय था पहले दिन से कि इसमें फांसी होगी, फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि इससे पिछले के जितने केस थे वो नज़ीर थे, एग्जाम्पल थे कि वैसी सज़ा मिली है। आखिरकार 2008 में ज़ारा इब्राहिम जस्टिस जो थी वो अपना फ़ैसला सुनाती हैं और फ़ैसला पढ़ती हैं। जब वो फ़ैसला सुना रही थी, जिस दिन जजमेंट का दिन था, उस दिन ये दोनों भाई सतीश और सबरीश वाइट शर्ट में, सेम शर्ट सेम पैंट पहनकर कोर्ट में आए, कटघरे में खड़े हुए मुलजिम के। और उस वक्त भी दोनों को देखकर पहचानना मुश्किल था कि इनमें से मतलब कौन सतीश है और कौन सबरीश है। और दोनों ने उस दिन ये कहते हैं कि जानबूझ के वो सफ़ेद एक ही तरह का शर्ट पहनकर पहुंचे थे अदालत में। इसके बाद जस्टिस इब्राहिम अपना फ़ैसला सुनाती हैं और वो कहती हैं अपने फ़ैसले में कि ये उनके ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया में किसी भी केस में सबसे यूनिक केस में से एक केस है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि जो मेरे सामने मुलजिम के कटघरे में 2 नौजवान खड़े हुए हैं, इनमें से एक गुनहगार है, इनमें से एक ड्रग्स पैडलर है और इसने बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स की स्मगलिंग की है, ड्रग्स के धंधे में है, और उसके लिए डेथ पेनल्टी हमारे देश के कानून के हिसाब से। बट मेरे सामने दुश्वारी ये है कि मैं इनमें से किसको फांसी के फंदे तक भेजूं, क्योंकि दोनों की शक्ल इतनी मिलती जुलती है कि जिन लोगों ने अरेस्ट किया, अरेस्ट से लेकर आज तक ये पता नहीं है कि इनमें से असली गुनहगार कौन है, किसके हाथ में बैग था। अगर पुलिस पहले दिन जिसके हाथ से बैग लिया था उस वक्त आइडेंटिफाई कर लेती, जैसे ही दूसरा भाई हाथ में आया था, कि बैग किसके हाथ से मिला था, तो शायद ये केस इतना टेढ़ा नहीं होता। चाहे वो कोई मार्क लगा देते उसके ऊपर, हाथ में हथकड़ी या दूसरे तरह की हथकड़ी, या कुछ भी कर सकते थे जिससे उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। लेकिन पुलिस से वो गलती हो गई, क्योंकि पुलिस ने ये सोचा तक नहीं था कि ये आगे चलकर केस ऐसा मोड़ लेगा। तो जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है कि मैं जानती हूँ कि इनमें से एक गुनहगार है, एक ड्रग्स का धंधा करता है और उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए हमारे कानून के हिसाब से। लेकिन मेरी दुश्वारी ये है कि इनमें से कौन ड्रग्स का धंधा करता है, अगर मैं 1% भी चूक गई और दूसरे को गलती से फांसी के फंदे पे भेज दिया
तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये जस्टिस नहीं होगी। तो अब सवाल ये कि मैं जानते बूझते कि इनमें से एक गुनहगार है, एक बेकसूर है, मैं उस बेकसूर को बचाने के लिए उस गुनहगार को भी छोड़ रही हूँ और उसे सज़ाए मौत नहीं दे रही हूँ, क्योंकि गलती से अगर उसकी जगह पे दूसरे को फांसी लग गई जिसका इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर ये इंसाफ के लिए ठीक नहीं होगा। और ये कहते हुए उन्होंने सतीश और सबरीश दोनों को बरी कर दिया। फांसी के फंदे से बस कुछ कदम की दूरी पे थे दोनों, और उसके बाद ये फैसला आया। जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, सफ़ेद शर्ट पहनकर दोनों एक ही जैसे लगते हुए जो मुलजिम के कटघरे में खड़े थे, फैसला सुनते ही दोनों रोने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, और उसके बाद एक आज़ाद नागरिक के तौर पे मलेशिया के उस कोर्ट रूम से बाहर आ जाते हैं। इस फैसले के आने से 10 मिनट पहले तक, जब तक ये जजमेंट नहीं पढ़ा गया था, ये मान के चला जा रहा था कि इनमें से एक को फांसी तय है। तो 10 मिनट में ही वो मौत जो है उनसे दूर हो गई, ज़िंदगी वापस मिली, और एक भाई की वजह से दूसरे भाई की जान बच गई। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि इस एक भाई की ज़िंदगी बचने के पीछे दूसरे भाई का हाथ था। कौन था भाई वो नहीं मालूम, आज भी राज है। लेकिन अगर वो दोनों भाई टूटते नहीं, या आमतौर पर जो इस कहानी से एक नसीहत भी है, अगर वो झगड़ पड़ते आपस में, या एक ये सोचते कि मैं बच जाऊँ ये मर जाए, अगर ये भावना उनके अंदर होती तो 100% एक फांसी पे चढ़ा होता। लेकिन उन दोनों ने ये तय कर लिया था कि जो भी होगा हम साथ नहीं छोड़ेंगे, और हम ये ज़ाहिर ही नहीं करेंगे कि उस दिन असल में कल्प्रिट कौन था, किसके हाथ से वो बैग बरामद हुआ था। और यही उनकी एकता थी दोनों की, कि इस बुरी चीज़ में भी देखिए एक अच्छी चीज़ निकल कर आई कि एकता ने उन्हें बचा लिया और उनमें से एक फांसी पे जाने से बच गया।